हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इससे पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं, उसके बाद कॉजेज़ क्या हैं और इफेक्ट्स क्या हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। प्राइजेज इन इंडिया हैव बीन राइजिंग ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली। लगातार प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू स्टेबलाइज द प्राइजेस आर लिस्टेड बिलो। तो सरकार ने टाइम टू टाइम प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स लिए वो नीचे लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला आ जाता है मॉनेटरी मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। In order to achieve the objective of price stability, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेगुलेटेड द सप्लाई ऑफ मनी। तो RBI ने या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो RBI है उसने मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कई स्टेप्स उठाए। RBI हैज़ यूज्ड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी। कौन कौन से? लाइक बैंक रेट को कंट्रोल किया, CRR को कंट्रोल किया, SLR को कंट्रोल किया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ों से प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैंने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी का एक फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। मोर क्रेडिट इज़ गिवन फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज। ज़्यादा लोन सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए दिया जाएगा। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस have been imposed on credit for unproductive purposes। unproductive purposes के लिए लोन्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि unproductive purposes के लिए लोन्स देते हैं लोग, शादी ब्याह में उड़ा देते हैं। unproductive purpose मतलब शादी के लिए लोन वगैरह ले लेना या कोई और काम के लिए लोन लेना, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस राइज होता है। सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए ही लोन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है RBI। नेक्स्ट आ जाता है फिस्कल मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड सेवरल फिस्कल मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। क्या किया सरकार ने? दीज आर ए रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। सरकार ने फालतू का खर्चा कम किया। अब किया नहीं किया ये आप खुद ही सोचो, ठीक है। बी एडिशनल टैक्सेस टू लोअर द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। सरकार ने फालतू टैक्स लगाए ताकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए। लोग डिमांड कम करेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा। नेक्स्ट, ऊपर से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी खत्म हो जाएगी। सी पॉइंट आ जाता है डिसीजन टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करने की कोशिश की कि सरकार अपने घाटे को कम करे। नेक्स्ट, एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स एंड ग्रांट्स ऑफ सब्सिडीज़ टू एनकरेज प्रोडक्शन। सरकार ने जो एग्जम्पशंस दी हुई थी कि ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ वगैरह दी थी उसको भी कम कर दिया। चेकिंग ऑफ अननेसेसरी कंजम्पशन एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। सरकार जो अननेसेसरी कंजम्पशन है उसके ऊपर टैक्स लगाती है, अनप्रोडक्टिव जो खर्चा है वो भी कम करती है, ठीक है। जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं, लग्जूरियस हैं, उनके ऊपर भी जो सरकार टैक्स वगैरह लगाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लॉन्चिंग ऑफ वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट सेविंग्स। सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए सरकार लगातार स्कीम्स लेके आती है, बॉन्ड्स लेके आती है ताकि लोग उसमें पैसे जमा कराएं, लोगों के पास पैसे कम रह जाएं। बट दीज गवर्नमेंट मेजर्स डिड नॉट मीट विद मच सक्सेस। सरकार ने ये काम किए मगर इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेन एवर गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू स्केल डाउन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अरोज ऑन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। अगर सरकार टैक्स वगैरह लगाएगी, ये सब डिस्करेज करने की कोशिश करेगी, सब्सिडी नहीं देगी, तो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो डिप्रेशन आ जाएगा इकॉनमी में या अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, वेन एवर मोर, मैंने ये क्या लिखा है, मैं ये हटा देता हूँ, वेन एवर मोर टैक्सेस वर लेविड प्राइस रोज। तो मतलब यही है कि सरकार ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाती है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, और सरकार ये सारे काम नहीं करती, मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो गिर जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड डिप्रेशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो है ये मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, ये पता नहीं कैसे लग गया, ठीक है। तो इसको मैं फिर से जूम सेट कर देता हूँ। इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो सरकार कोशिश करती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, जिससे सप्लाई की शॉर्टेज ना हो और इकोनॉमी में प्राइस ना बढ़े। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग गवर्नमेंट टुक सेवरल मेजर्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्लानिंग के टाइम पे सरकार ने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ किया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इरीगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया, ठीक है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आए, सिंपल वर्ड्स में ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लगातार बढ़ाया। ऑल दीज मेजर्स अकाउंट फॉर इंक्रीज इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन टू 2975 लाख tons
in 2019-2020 as against 550 lakh tons in 1951। तो सिंपल वर्ड्स में ये डाटा बताता है कि सरकार ने प्लानिंग के थ्रू लगातार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ बीन इंडीड नोटिसेबल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई है। कैसे? मैनी न्यू basic industries like iron and steel, cement, heavy electrical goods, heavy machine tools etc. have been established। तो कई इंडस्ट्रीज भी सरकार ने इस्टेब्लिश की। प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कंज्यूमर एंड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हैज़ बीन इंक्रीज सब्सटेंशली। तो जो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी लगातार जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया जिसमें कैपिटल गुड्स भी ज़्यादा बने और कंज्यूमर गुड्स भी ज़्यादा बने, उनको इनकरेज किया गया। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सरकार ने स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम सब्सिडीज़ दी। In spite of all these measures, the production of agricultural and industrial goods is less than the demand। जितनी डिमांड है उससे कम ही बन पा रहे हैं। सरकार ने काफ़ी ज़ोर तो लगा लिया है मगर उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। तो जब भी एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स की हमारे कंट्री में कमी हो जाती है तो सरकार उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है या रिस्ट्रिक्ट कर देती है। गवर्नमेंट हैज़ imposed export duties on several essential consumer goods या consumption goods and export of certain other goods has been banned। तो कुछ सिचुएशन में इसको बैन भी कर दिया गया एक्सपोर्ट को, क्योंकि घर में तो है नहीं, बाहर क्या बेचना। एट टाइम्स गवर्नमेंट हैज़ बैंड एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस, वीट, एडिबल ऑयल्स, पल्सेस, सीमेंट, स्टील एट्सेट्रा। इन चीज़ों पे कभी ना कभी बैन लगाया हुआ है सरकार ने, ठीक है। दीज स्टेप्स वर टेकन टू इंक्रीज the supply of these goods in the domestic economy so that the domestic prices do not increase much। तो सरकार ये सारा काम क्यों करती है? ताकि बाहर ना बेचें, विद इन द कंट्री रहे, सामान सप्लाई बढ़े और सबको ये चीज़ें अवेलेबल रहें, ताकि शॉर्टेज के टाइम पे तो इनका प्राइस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्ट ऑफ इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स या फिर इसेंशियल कंजम्पशन गुड्स। जब भी हमारे कंट्री में किसी भी चीज़ जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कमी हो जाती है तो बाहर से इंपोर्ट करा देते हैं ताकि सप्लाई मेंटेन रह सके और प्राइसेस इतने ज़्यादा शूट अप ना हो जाएं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ अरेंज्ड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स टू मीट द डोमेस्टिक शॉर्टेज। अगर डोमेस्टिक इकॉनमी में किसी भी कंज्यूमर गुड की शॉर्टेज हो रही है तो सरकार अरेंज करवाती है कि लोग इंपोर्ट कर सकें वो। इट विल लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। इससे डोमेस्टिक इकॉनमी में जो पर्टिकुलर गुड है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। इन टर्न इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द प्राइजेस, उससे प्राइजेस उल्टा गिर जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एडिबल ऑयल्स, शुगर, वीट एंड पल्सेस आर बीइंग इम्पोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज़। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एसेंशियल गुड्स हैज़ बीन रिमूव्ड या रिड्यूस्ड, कम कर देंगे या टोटली ख़त्म कर देंगे। एट टाइम्स गवर्नमेंट हैज़ मेड द इम्पोर्ट ऑफ वीट, पल्सेस, एडिबल ऑयल, शुगर, अनियंस एंड मेज ड्यूटी फ्री। ऐसा भी कभी कभी हुआ है कि ये सारी चीज़ें सरकार ने ड्यूटी फ्री कर दी जब हमारे कंट्री में इन चीज़ों की प्रोडक्शन काफ़ी कम रही, तो ताकि मार्केट में प्राइस बढ़े ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स। ऐसे स्टोर्स को प्रमोट करना, कोऑपरेटिव स्टोर्स को, ताकि सस्ते में सामान मिल सके कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स। इसमें क्या होगा? दी स्टोर्स सप्लाई एसेंशियल गुड्स एट लो प्राइसेस, वो सस्ते में माल बेचते हैं। दी स्टोर्स ऑल्सो रेगुलेट द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई। जो गुड्स हैं शॉर्ट सप्लाई में, सरकार ये जो अपने राशन के डिपो बनाए हुए हैं सरकार ने, उनके थ्रू जो शॉर्टेज होती है जिन चीज़ों की, उनकी सप्लाई करते हैं ताकि मार्केट में शॉर्टेज ना पड़े। रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज गुड्स हेल्प टू चेक देयर प्राइस राइज। तो अगर रेगुलर सप्लाई रखेंगे तो जो प्राइस राइज है वो चेक हो सकता है, ठीक है, लगातार प्राइस नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू मेक PDS मोर एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट। सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़्यादा एक्सटेंसिव पूरे कंट्री में फैलाया और एफिशिएंट बनाया। एज मैनी एज 5,45,000 फेयर प्राइस शॉप सरकार ने खोली, जिनको राशन शॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करें इसेंशियल कमोडिटीज़ को, ताकि प्राइस राइज ना हो और गरीबों को और मिडिल क्लास को सस्ते में सामान मिल जाए। अरेंजमेंट्स हैव ऑल्सो बीन मेड टू डिस्ट्रीब्यूट वेजिटेबल घी, केरोसिन ऑयल, वीट, राइस, पल्सेस, शुगर एट्सेट्रा थ्रू दी शॉप्स। तो इन शॉप्स के थ्रू सरकार ने वेजिटेबल घी जो होता है, डालडा वगैरह, ठीक है, या केरोसिन ऑयल, और जो वीट, राइस है, पल्सेस वगैरह, शुगर वगैरह, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करती है सरकार इन शॉप्स के थ्रू।
नाउ गवर्नमेंट इज कंप्यूटराइजिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कंप्यूटराइज कर रही है, आधार कार्ड वगैरह के साथ जोड़ रही है। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द वर्किंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। तो जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनकी एफिशिएंसी, जो काम करने की एफिशिएंसी है, इससे बढ़ेगी, मतलब करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन होर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू डिस्करेज होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टॉक ऑफ सेवरल कमोडिटीज़ अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर सरकार कह देती है कि इन चीज़ों को इससे ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक नहीं किया जा सकता। दिस एक्ट एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट होर्डर्स। तो होर्डर्स के खिलाफ अगर सरकार की बात ना मानी तो स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है ताकि मार्केट में उन चीज़ों की कमी ना हो। नेक्स्ट आ जाता है बफर स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बिल्ड्स बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक फूड ग्रेन। सरकार अपने पास एक स्टॉक करके रख लेती है फूड ग्रेन्स का, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो सरकार माल मार्केट में बेच सके या फेंक सके ताकि सप्लाई मेंटेन रहे। व्हेन द क्रॉप्स आर गुड, गवर्नमेंट बाय फूड ग्रेन्स एट अ फिक्स्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड स्टॉक इट। सरकार किसानों से एमएसपी पे सामान ले लेती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और उसको स्टॉक कर लेती है। व्हेन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स शो अ राइजिंग टेंडेंसी, गवर्नमेंट सेल्स बफर स्टॉक एट अ गिवन इशू प्राइस। तो सरकार देखती है कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है या टेंडेंसी है कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, तो वही जो स्टॉक करके रखा हुआ है माल वो मार्केट में बेच देती है, जो भी प्राइस पे ख़रीदा था उसी प्राइस पे। दिस प्रिवेंट्स द प्राइजेस फ्रॉम राइजिंग स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। तो जब भी फूड की शॉर्टेज होती है उस टाइम पे प्राइस ना बढ़े, तो सरकार ने जो स्टॉक करके रखा हुआ माल वो लगातार मार्केट में डालती रहती है ताकि मार्केट में प्राइस राइज ना हो जाए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। विद अ व्यू टू स्टेबलाइजिंग प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स, cotton, jute, etc., government has set up many institutions like Food Corporation of India, Cotton Corporation, Jute Corporation, etc. सरकार ने प्राइजेस अननेसेसरीली बढ़ ना जाएं इसलिए कई इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, जिसमें FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाता है, कॉटन कॉर्पोरेशन, जूट कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा, ये इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस मेंटेन प्रॉपर इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स टू सीक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। इन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस का मेन मकसद ही यही है कि डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करके मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन पॉलिसी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल अटेम्प्ट्स एट चेकिंग द राइज इन प्राइसेस विल कम टू हॉल्ट इफ नो कंक्रीट स्टेप आर टेकन टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को ही कंट्रोल नहीं किया तो जितने मर्जी स्टेप ले लो, डिमांड तो बढ़नी है। गवर्नमेंट इज सीज्ड विद द प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इज सीज्ड विद द प्रॉब्लम। सरकार ये प्रॉब्लम से सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कहानी। इतनी पॉपुलेशन है, उसके लिए इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। टॉप प्रायोरिटी इज़ बीइंग अकॉर्डेड टू वेरियस स्कीम्स ऑफ द फैमिली वेलफेयर। तो सरकार को फैमिली वेलफेयर स्कीम्स लेके आनी चाहिए या कोई ऐसी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनकी मदद से हम प्राइस राइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सजेशंस टू चेक इन्फ्लेशन, कि क्या क्या करना चाहिए सरकार को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो में मैंने बताया था सरकार ने क्या किया, यहाँ पे मैं बताऊंगा सरकार और क्या करना चाहिए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।